हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों तक शिक्षा का प्रसार करने की मुहिम में राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी आज मनोविज्ञान बीए फाइनल के विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहा हूं। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक इंट्रोडक्टरी सेशन के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं आखिर मनोवैज्ञानिक बीमारियों के कारण क्या होते हैं, वो कौन से मॉडल हैं जिनके द्वारा हम मानसिक रोगों के कारणों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। हमारा आज का विषय है मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी को समझना इसलिए बेहद जरूरी है कि हम मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी को समझकर ही ये निर्णय ले सकते हैं कि आखिर हमने किसी मानसिक रोगी को ठीक करने के लिए किस थेरेपी का उपयोग करना है। यहाँ तक कि हमें इसके माध्यम से ये भी पता चल सकता है कि किसी रोग का प्रोग्नोसिस कितना है। प्रोग्नोसिस से अभिप्राय ये है कि हमें ये पता चल सकता है कि इस रोग की उस रोगी में ठीक होने की कितनी प्रतिशत संभावना है। यदि हमें ये पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई मानसिक रोग के पीछे क्या कोई शारीरिक कारण भाग ले रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण है, क्या उसके पीछे कोई संज्ञानात्मक कारण है या कोई सामाजिक कारण है। देखिएगा, अगर हमें ये पता चल जाता है कि एक रोगी के मानसिक रोगी होने के पीछे बुनियादी रूप से कौन से कारण काम कर रहे हैं, तो हम रोगी का इलाज बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जब भी हम साइकोपैथोलॉजी जैसे विषय को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल अक्सर उभर कर सामने आता है कि आखिर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी होता ही क्यों है। यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग जानते हैं कि इस समय दुनिया भर में मानसिक रोगियों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे के अंदर यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कोई मानसिक रूप से रोगी क्यों होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कोई मानसिक रोग किसी व्यक्ति को क्यों होता है, तो आमतौर पे इसके पीछे हम 3 बड़े कारणों को मानकर चलते हैं। याद रखिएगा, ये जो कारण अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, इन कारणों के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से इलाज की व्यवस्था भी कर सकते हैं। एक होते हैं इसके लिए बायोलॉजिकल कॉजेज अर्थात जैविक कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं जिसे हम मनोवैज्ञानिक कारण कहते हैं, सोशियो कल्चरल कॉजेज होते हैं जिसे हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कहते हैं। देखिएगा, जब कभी से भी हमारे पास मनोविज्ञान पहले एबनॉर्मल साइकोलॉजी के रूप में पढ़ाया जाता था, जिसे आजकल हम साइकोपैथोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं। इसके अंदर इन 3 प्रकार की जो कारण हैं इसका बहुत ही महत्व है। जहां तक बात है जैविक कारणों का संबंध की, तो ये मूल रूप से हमारे शरीर के साथ जुड़ा होता है। दरअसल मनोवैज्ञानिकों में एक मनोवैज्ञानिकों की ऐसी श्रेणी भी है जो बुनियादी रूप से शरीर शास्त्री थे। उनका विचार था कि मानसिक रोग होने का प्रमुख कारण हमारा शरीर होता है। उनका यह मानना था कि जो हमें गुण अपने पूर्वजों से मिलते हैं, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, कभी कभी ये भी हमारे मानसिक रोगी होने का कारण बनते हैं। उन मनोवैज्ञानिकों का विचार यह भी है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी किस्म के रसायन बहते हैं। ये जो रसायन बहते हैं ये कभी हार्मोन्स के रूप में बहते हैं, कभी ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में बहते हैं। याद रखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो ये तरह तरह के जैव रसायन बहते हैं, इन जैव रसायनों के कम ज़्यादा होने से भी मानसिक रोग पैदा हो सकते हैं। शरीर शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी सबूत हैं, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, रिसर्चेस हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों में मानसिक रोग शारीरिक कारणों से होते हैं जो उनके शरीर से संबंध रखते हैं। दूसरे मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं जिसे हम साइकोलॉजिकल कॉजेज कहते हैं। मनोविज्ञान के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने शरीर की तरफ ध्यान कम देकर मन की तरफ ध्यान देने की कोशिश करी, और इनमें से सबसे प्रमुख नाम जो है साथियों वो है सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड ने ही हमें बताया था कि जो मानसिक रोग होते हैं उसका कारण केवल शरीर नहीं होता है बल्कि हमारा मन भी होता है।
और इसी प्रकार से बहुत सारे और मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स भी इसके अंदर जोड़े गए। संज्ञानात्मक सोचने का नजरिया जिसे हम कहते हैं, संज्ञानात्मक कारक होते हैं, बहुत सारे सीखने संबंधी कारक होते हैं। देखिए, सीखने संबंधी कारक हो या वो संज्ञानात्मक हो, ये तमाम चीजें मनोवैज्ञानिक कारणों की श्रेणी में आते हैं। तो अभी तक जैसे मैंने आपसे पहले जैविक कारणों की बात की है, दूसरे मैंने आपसे मनोवैज्ञानिक कारणों की बात की है। मनोवैज्ञानिक कारण हमारे पास इतनी ज्यादा इसके ऊपर हमारे पास अनुसंधान है, शोध हैं कि हम लोग ये बता सकते हैं आज कि ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनके कारण से मानसिक रोग पैदा होते हैं, और इनकी श्रेणियां भी हमारे पास बहुत हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं। मानसिक रोग होने का तीसरा बड़ा कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। आप लोग जानते हैं, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद सीधा वो अपने परिवार में आता है। परिवार एक सामाजिक संस्था है, धीरे धीरे उसका बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ एक इंटरेक्शन होना शुरू होता है। अगर हमारे सामाजिक ताने बाने में किसी प्रकार की भी गड़बड़ रह जाए, अगर उस बच्चे का सही प्रकार से सामाजिकरण ना हो, या उस बच्चे को जो चीजें हम सिखा रहे हैं सामाजिक रूप से वो सही प्रकार की ना हो, तो बच्चे में किसी भी प्रकार का मानसिक रोग पैदा हो सकता है। यहां पर याद रखिएगा कि सांस्कृतिक जो फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सांस्कृतिक फैक्टर से अभिप्राय यह है कि एक बच्चा जिस समुदाय में रहता है, एक बच्चा जिस घर में, जिस माहौल में रहता है, जहां उसकी परवरिश होती है, वहां की एक खास किस्म की संस्कृति होती है जिसका संबंध उसके धर्म के साथ भी होता है, उसकी जाति के साथ भी होता है। याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहां तक कि मनोवैज्ञानिकों ने यह भी देखा है, कुछ विशेष प्रकार की संस्कृतियों में कुछ खास प्रकार के मानसिक रोग भी पैदा होते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब हमें एक बात समझ आ गई है कि विद्यार्थियों, हमारे पास मानसिक रोगों को अगर हमने समझना है, उसके कारणों को समझना है, तो हम समझ सकते हैं कि उसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। मुख्य रूप से 3 कारण हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं और सोशियो कल्चरल कॉजेज हैं। तो हम इन तीनों प्रकार के कारणों के बारे में अभी हमने बात की है। आगे चल के हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। किसी भी मानसिक रोग के होने के लिए कोई एक कारक कार्य नहीं करता है। यह बात आपको बड़े मुख्य रूप से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को बतौर मनोवैज्ञानिक आपने जब रोगियों का इलाज करना है तो यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को मैं कारणों को बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूं तो यहां पर एक अन्य वर्गीकरण का जिक्र करना बहुत जरूरी है। यह वर्गीकरण बताता है कि कोई भी मानसिक रोग होता है उसके पीछे प्रमुख रूप से 4 तरह के कारण काम करते हैं। एक प्राथमिक कारण होते हैं, एक गौण कारण होते हैं, एक तत्कालीन कारण होते हैं और एक अभिप्रेरक कारण होते हैं। कहने का अभिप्राय यह होता है, एक प्राइमरी कॉज होते हैं, एक सेकेंडरी कॉज होते हैं, एक प्रेसिपिटेटिंग कॉज होते हैं और एक मोटिवेटिंग या रिइंफोर्सिंग कॉज होते हैं। अगर मैं इसको उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूं। एक व्यक्ति है, उसके माँ बाप जो हैं, माँ बाप में से, उसके पूर्वजों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, यानी कि मनोविकलता की बीमारी है। ये बीमारी अब जेनेटिकल मेकअप से उस बच्चे तक, उस व्यक्ति तक पहुंच चुकी है, तो समझिएगा कि ये उसकी बीमारी का प्राइमरी कॉज है। लेकिन जब वो छोटा बच्चा है, बड़ा हो रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है, उसका पालन पोषण भी अगर ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है तो समझिएगा कि ये उसके सेकेंडरी कॉज हैं। अब बच्चा बड़ा हो जाता है, एक जवान व्यक्ति बन जाता है, नौकरी पे चला जाता है, शादी हो जाती है और अचानक एक दिन उसका अपनी बीवी से झगड़ा होता है और उसका डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के तुरंत बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, उसे स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी हो जाती है। कहने वाले ये कह रहे होंगे कि उसका अपनी बीवी से डिवोर्स होने के बाद उसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हुई है, पर याद रखिए विद्यार्थियों, ये केवल एक तत्कालीन कारण था। उसका जो प्राइमरी कॉज था वो उसका जेनेटिकल मेकअप था और उसका जो सेकेंडरी कॉज था वो उसका पालन पोषण था। और उसके बाद हम लोगों ने उस
उस व्यक्ति का, मानसिक रोगी का इलाज किया, उसकी बहुत सारी साइकोपैथोलॉजी को ठीक करने के लिए दवाइयों के माध्यम से डॉक्टर्स ने उसकी सहायता की। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने भी काउंसलिंग के माध्यम से उसका इलाज किया। कुछ समय के बाद वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब वो अपने घर आया, घर आने के बाद वो दोबारा से थोड़ा बीमार रहना शुरू हो गया, और उसका सबसे बड़ा कारण, चौथा कारण था, जिसे हम रेनफोर्सिंग फैक्टर बोलते हैं। रेनफोर्सिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी व्यक्ति को बीमार बने रहने के लिए बाध्य करता है। जैसे किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के पैर के अंदर अगर कांटा लग जाए, तो कांटा जो है चप्पल से निकल के, जूते से निकलकर उसके पांव में लगा है, हो सकता है कि हम उसका घाव तो ठीक कर दें, लेकिन जब तक उसका वो कांटा चप्पल से नहीं निकलेगा तब तक वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसके घर का माहौल ठीक नहीं है, जिसके पास बहुत सारे अन्य रेनफोर्सिंग फैक्टर हैं, वो कभी भी मानसिक रोगी पूर्ण रूप से हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इन चारों कारणों को, प्राइमरी कॉज को, सेकेंडरी कॉज को और प्रेसिपिटेटिंग कॉज को, रेनफोर्सिंग कॉजेज को अगर हम अच्छे प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, तब तक याद रखिएगा कि हम किसी भी मानसिक रोगी को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सैद्धांतिक रूप से आपको इन तमाम कारणों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जो किसी न किसी प्रकार के नशे के शिकार होते हैं। जब हम उनको इस प्रकार की नशे से छोड़ने के बारे में जब उनको बताते हैं, तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि उसके पीछे उसके प्राथमिक कारण क्या हैं, उसके गौण कारण क्या हैं, और तब हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसके कारण अचानक उसने नशा लेना शुरू कर दिया, और तब हम उसके घर के हालातों को भी देखते हैं, क्योंकि यही वो कारण होते हैं जो उसको कभी कभी बीमार बने रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। विद्यार्थी, अब आपको ये बात अच्छी से समझ आ गई होगी कि मानसिक रोग होने के पीछे प्रमुख रूप से 3 कारण होते हैं। और अब प्रश्न ये आपके मन में पैदा हो रहा होगा कि आखिर मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी से क्या तात्पर्य है, क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जैविक कारणों के बारे में, मैं आपसे बात कर रहा हूं मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के बारे में। अगर ये कारण ही सारे मैं बता रहा हूं, तो फिर मॉडल्स किसे कहते हैं? दरअसल मनोविज्ञान में बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। एक जैसी विचारधारा रखने वाले मनोवैज्ञानिकों के समूह बन जाते हैं, तब हम उस विचारधारा को स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, जैसे व्यवहार को महत्व देने वाले जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं। मनोविज्ञान के अंदर इसी प्रकार से संज्ञान को ज्यादा बल देने वाले संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं। मानव की शक्तियों को ज्यादा बल देने वाले जो लोग होते हैं वो मानववादी मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं। अपने स्कूल ऑफ थॉट के अनुसार जब ये रोगों का कारण बताते हैं, तो उसे हम मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। एक बार मैं आपको यह बात दोबारा से समझा रहा हूं। मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग समूह हैं जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। मानसिक रोग होने के जब ये अपने अपने दृष्टिकोण से कारण बताते हैं, तो वो मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी कहलाते हैं। मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी, जितनी विचारधाराएं हैं उतने ही हमारे पास मॉडल्स हैं। सबसे पहली विचारधारा है जैविक मॉडल, अर्थात बायोलॉजिकल मॉडल से जुड़ी हुई। इस मॉडल को मानने वाले मनोवैज्ञानिक बेसिकली मूल रूप से वो शरीर शास्त्री थे। इन मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रोगी होता है, तो उसका कारण उसका शरीर होता है। उनका मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अनुवांशिकता कार्य करती है। अनुवांशिकता से अभिप्राय जो उसके माँ बाप से उसके पास गुण आते हैं, उसके शरीर में बहने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स उसका काम उस समय भूमिका निभा रहे होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बहते हैं, वो अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार की विकृति आ जाती है, जिसके कारण मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। याद रखिएगा, शारीरिक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक बुनियादी रूप से हमें एक ऐसी जमीन देते हैं जहां से मानसिक रोगों की शुरुआत हो जाती है।
20वीं सदी की शुरुआत में मनोविज्ञान की जो विचारधाराओं थी, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की विचारधारा भी हमारे सामने उभर कर आई। ये विचारधारा का विचार ये था कि हमारा शरीर सब कुछ नहीं होता है, बल्कि हमारा मन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस विचारधारा के जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड वो शख्सियत थे, याद रखिएगा, जिनके कारण मनोविज्ञान को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का सबसे ज्यादा जो फोकस था, जो ध्यान था, वो अचेतन मन के ऊपर था। उनका कहना था कि हमारे मन के चेतन, अर्धचेतन, अचेतन 3 प्रकार के भाग होते हैं। हमारे मन का जो अचेतन मन है, ये एक अंधेरा कुआं है। यहां पर जो बातें हमें जिंदगी में पसंद नहीं आती हैं, अक्सर हम उन बातों को यहीं दबा देते हैं और यही हमारे मानसिक रोगों का कारण बनता है। जिन दिनों में सिगमंड फ्राइड अपने मन से संबंधित सिद्धांतों पर अपनी विचारधारा बना रहे थे, उन्हीं दिनों विद्यार्थियों मनोविज्ञान में एक ऐसी विचारधारा पैदा हुई जिसने मनोविज्ञान की शैली को बदल के रख दिया। जी हां, यह था व्यवहारवादी दृष्टिकोण, अर्थात ऐसे मनोवैज्ञानिक जिनका मानना था कि मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र व्यवहार होना चाहिए। उनका मूल रूप से यह विचार था कि हम मानसिक रोगों को जन्मजात नहीं पाते हैं, मन से नहीं आते हैं, बल्कि मानसिक रोगों को हम सीखते हैं। उनका विचार था कि जिस प्रकार से बहुत सारे हमारे व्यवहार होते हैं, अच्छे व्यवहार भी हम लोग सीखते हैं, इसी तरीके से कभी कभी हम गलत व्यवहार करना भी सीख लेते हैं। जैसे जैसे मनोविज्ञान विकसित होता रहा, वैसे वैसे मनोविज्ञान के अंदर अलग अलग विचारधाराएं आती रही। उन्हीं में से एक विचारधारा का नाम संज्ञानात्मक मॉडल भी है। संज्ञानात्मक विचारधारा, ये जो विचारधारा जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे सोचने के नजरिए के बारे में बताती है। आपको याद होगा कि जब मनोविज्ञान में शुरुआती दौर में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, तो इसके बाद इसके अंदर मेंटल प्रोसेसिव शब्द जो जुड़वाया गया था, वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञानिकों ने जुड़वाया था। और उनका ये मानना है कि हमारे सोचने का नजरिया भी हम लोगों को बीमार बना सकता है। मानसिक रोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है, जिसे हम आम तौर पे मानववादी सोच कहते हैं, मानववादी मॉडल बोलते हैं। मानववादी मॉडल जो है, ये इस बात पे निहित है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा विद्यार्थियों, अगर आपको कभी जिंदगी में कोई चोट लग जाती है तो वो घाव कुछ दिनों के बाद अपने आप ही भर जाता है। इसी प्रकार से मानववादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है, हम तमाम लोगों के अंदर अपने आप को हील करने की एक अद्भुत शक्ति है। उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी तरीके के उसके जिंदगी में कोई रुकावट आ जाती है, तो वह अपने आप को बीमार महसूस करता है। उसके अंदर अपने आप को ठीक करने की भी एक अत्यंत बहुत शानदार एक क्षमता होती है। लेकिन यह देखा गया है कि जो लोग अपनी इन क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो मानसिक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने 5 प्रकार के मॉडल्स के बारे में बात को समझा, जिसके माध्यम से हम ये विश्लेषण कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी, कौन सा मॉडल काम कर रहा होगा। और इस बात को आप लोगों ने ये समझना है कि ये मॉडल्स प्रमुख 5 मॉडल्स हैं। इसके अलावा कुछ और मॉडल्स भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हम लोग ये 5 मॉडल्स ही करने जा रहे हैं। अगले वीडियोस के माध्यम से हम अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर मैं एक बहुत ही प्रमुख एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा आज का जो ये वीडियो है, प्रमुख रूप से ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अगले वीडियोस के माध्यम से हम लोग साइकोपैथोलॉजी के मॉडल्स को जानने जा रहे हैं, उनकी विशेष रूप से भूमिका क्या रहेगी। यहां एक प्रमुख बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं। जब कभी भी आपने मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी को एक क्वेश्चन के रूप में अपनी परीक्षा के दौरान अटेम्प्ट करना है, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसके हमेशा 2 भाग होते हैं। पहले भाग के अंदर आप लोगों ने उस मॉडल से संबंधित, उन मनोवैज्ञानिकों से संबंधित, उनकी सोच को, उनके चिंतन को, उनकी विचारधाराओं को
तमाम चीज़ों को हमने बताना है। और उसके बाद हमने काजल फैक्टर्स के बारे में बात करनी है, उन फैक्टर्स को जोड़कर बताना है, उस सिद्धांत को, उन विचारधाराओं का मानसिक रोगों के साथ क्या संबंध है, तब हमने उनके बारे में बताना है। यहां आपको एक बात और भी विशेष रूप से ध्यान देनी है कि ये जो 5 मॉडल्स हम अभी अगले वीडियोस में करने जा रहे हैं, इन 5 मॉडल्स के द्वारा हम लोग एक मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक रोगों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनका इलाज कैसे होना चाहिए, उनका प्रोग्नोसिस क्या रहेगा, किस प्रकार की काउंसलिंग दी जानी है, ये तमाम बातों को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ना केवल बीए के विद्यार्थी बल्कि एमए के विद्यार्थी, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इन वीडियोस के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं, जो हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।